मैं भारत हूँ। मैं विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता हूँ। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वधर्म समभाव और अतिथि देवो भाव का निर्माता हूँ। मैं सहिष्णुता और समन्वयता का प्रतीक हूँ। इसीलिए मैं भारत हूँ। हाय प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। ये कवि इंदिवर की जो लाइनें ये भारत की सभ्यता संस्कृत की ओर इशारा करती हैं। मित्रों, आज हम लोग भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। तो ये जो हमारा सेशन चलने वाला है, ये भारत के विषय में ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाला होगा। हम भारत को पूरी तरह समझने का इस सेशन में प्रयास करेंगे। मित्रों, भारत के विभिन्न नाम हैं। कहीं उसको भारत खंड कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है, आर्यावर्त कहा गया है, इंडिया कहा गया है, हिंदुस्तान कहा गया है। इसमें सबसे पुराना आर्यावर्त। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में एक कहा गया है, इंडिया अर्थात भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात यहाँ पर इंडिया और भारत को दोनों को समान रूप से हमारे भारतीय संविधान में महत्व दिया गया है। अगर हम भारतवर्ष के बारे में चर्चा करना चाहें तो इसके नाम को थोड़ा सा हमको धार्मिक इतिहास तरफ बढ़ना होगा। हमारे महाभारत में कहा गया है कि शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत का नाम, उनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। तो मित्रों, ये भारत के नाम को हम लोग इस प्रकार से समझ लिए हैं। आइए देखते हैं इसकी ग्लोबल पोजीशन क्या है। भारत कहाँ स्थित है? वास्तव में जब हम ग्लोब पर अर्थात विश्व के नक्शे में हम जब भारत को देखते हैं तो दक्षिण एशिया में स्थित है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक महाद्वीप की सारी स्थितियां परिस्थितियां विशेषताएं विद्यमान हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं होती हैं वो यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप के से भी संगित किया जाता है। इसको भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 तरफ से यह समुद्र से घिरे होने के कारण यह प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कुल 7 स्थलीय लिंक पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, इन 7 देशों की सीमाएं सटी हुई हैं। ये हमारे सीमा से जुड़े हुए 7 देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। साथ में श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, इन तीनों को मिला लेते हैं तो 10 देश हो जाते हैं। इन तीनों देश की समुद्री सीमाएं मिली हुई है, तो हम 10 देशों से घिरे हुए हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। इसमें बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश से शेयर होती है। सबसे छोटी सीमा वो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर शेयर करते हैं। इस प्रकार हम भारत के लैंड को देख सकते हैं कि हम कितने देशों से घिरे हुए हैं। मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है, तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल से लेकर और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट अर्थात तमिलनाडु तक की जो हमारी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है, गुजरात के सरक्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबुथु तक जो हमारी चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई और चौड़ाई है। कुल जो इसका क्षेत्रफल है वो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जमीनी सीमाओं की लंबाई जो है वो 15,200 किलोमीटर है और कुल समुद्र द्वीपियों सहित कुल सीमा की लंबाई
7516.6 किलोमीटर है। तो ये है भारत की जो एक हमारी माप है, भारत की जो स्थिति है, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। इसके पूरब में 7 ऐसे राज्य हैं जिसको हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भरता उनके अंदर पाई जाती है और उनकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक भौगोलिक विशेषताएं हैं वो समान रूप से पाई जाती हैं। इसलिए इनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। इस 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 7 राज्यों से मिलकर 7 सिस्टर का निर्माण होता है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने भारत के पड़ोसी राज्य और 7 सिस्टर्स को हम लोगों ने देखा। इसी बीच भारत की जो मानक समय है, टाइम है, कहां से निर्धारित होती है? तो वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जहां से पूरे भारतवर्ष की टाइम लाइन गुजरती है। इसको ये अनुमानित है, एक प्राकल्पित लाइन कहते हैं। ये पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है और ये है इलाहाबाद के फूलपुर से ये होकर गुजरती है। इसी को भारत की टाइमलाइन कहा जाता है। मित्रों, हम लोग देखते हैं कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं जो बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस प्रकार ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं जो भारत देश पूरा अपने हर्षोल्लास के साथ मनाता है। मित्रों, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। हिंदी को हमारी भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी। इसीलिए प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। यह हमारी राजभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसका वर्णन संविधान के 343 अनुच्छेद 343 में किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मित्रों, आइए हम लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी चर्चा कर लें। जो हमारा पहला राष्ट्रीय प्रतीक है वो राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह को हम लोग अशोक स्तंभ अर्थात अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। यह सारनाथ से प्राप्त अशोक लाट से लिया गया है, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा विजय होती है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको हमारे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दी और संविधान हमारा लागू हुआ। इसको हमने अंगीकृत किया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज ये 3 कलर का है, 3 रंगों का तिरंगा है, जिसमें केसरिया, सफेद, हरा। सफेद पर एक नीला चक्र बना हुआ है, इसमें कुल 24 तीलियां लगी हुई हैं और इसका जो माप है वो 3:2 है। इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया था, अधिकृत किया था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जिसके रचयिता, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, जिसको हमारे संविधान ने 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया। हमारा राष्ट्र गान क्या है? वो जन गण मन है, जो 52 सेकंड में गाया जाता है और जिसके रचयिता हैं, जिसके रचनाकार हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारे बाघ को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया 1973। ये प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाघों को संरक्षित करने की व्यवस्था बनाई गई है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह है गंगोत्री। इसका उद्गम स्थल जहां से निकलती है वो गंगोत्री है। गंगोत्री धाम से, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और इसका अंत बंगाल की खाड़ी में होता है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। हमारे राष्ट्रपिता
वो उन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दी थी। हमारा जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 12 दिसंबर 2011 को कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई और लगातार इंपॉर्टेंस राजधानी का बढ़ता गया, यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई तो और क्षेत्रों को इसमें शामिल करना पड़ा। अर्थात 1985 में दिल्ली को एनसीआर के अंतर्गत लाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन्स के अंतर्गत, जिसमें यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र को मिलाकर दिल्ली का अंश बना दिया गया। इस प्रकार अब हमारे भारत में कुल 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 2 साल 11 माह 18 दिन में, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान के निर्माता, जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और कुल आज तक वर्तमान में 128 संशोधन किए गए हैं, जिसमें 128वां संशोधन महिला आरक्षण बिल के रूप में हम लोग जानते हैं। हमारी भारतीय संसद नई दिल्ली में स्थित है। इसे अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारतीय संसद का जिक्र किया गया है, जहां पर इसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल 545 मेंबर हैं, राज्यसभा में कुल 245 मेंबर हैं। अगर ये पूछा जाता है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो अंग के रूप में राष्ट्रपति को भी जोड़ लिया जाता है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर 3 अंग हैं। हमारे जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से, स्पेशली स्पीकर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी हैं, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात वहां के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से 127 के बीच में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई है और 26 जनवरी 1950 को यह स्थापित हुआ है, जिसकी प्रथम बैठक 28 जनवरी को हुई है। इस समय जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं वो DY चंद्रचूड़ जी हैं। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, अर्थात मुख्य न्यायाधीश को लेकर 34 न्यायाधीश हैं, और भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या वो 25 है। उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो 65 साल तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 साल तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। हमारे या किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की जनगणना होना बहुत जरूरी है, तभी कोई नीतियां, योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसलिए जनगणना तो प्रत्येक 10 वर्षों में भारत में जनगणना होती है। तो जनगणना का जो मेन उद्देश्य है वो राष्ट्रीय विकास हेतु योजनाओं और नीतियों को बनाने में हमको सुविधा मिलती है, इसलिए जनगणना बहुत जरूरी होती है। पहली बार भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा जनगणना कराई गई और व्यवस्थित रूप से 1881 में शुरू हुई, जो प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होती आई है। वर्तमान में चूंकि 2021 में जनगणना नहीं हो सकी, उसमें कोरोना काल चल रहा था, इसलिए अभी हम पुराने जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़े ही अधिकृत और सर्वमान्य माने जाएंगे। हमारे यहाँ जो विभिन्न धर्म के लोग भारत में रहते हैं उनकी स्थिति क्या है? हमारे यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले 79.8% हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले 15.23 अर्थात 15.23% हैं, सिख धर्म को मानने वाले 1.72% हैं। ये हमारे यहाँ कल्चर की स्थिति है। लिंगानुपात, इसको अंग्रेजी में सेक्स रेशियो कहते हैं। इसका अर्थ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 943 है। अर्थात केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084 और हरियाणा में सबसे कम
877, 877। साक्षरता, भारत की साक्षरता कितनी है? 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। केरल में सर्वाधिक 93.91% और सबसे कम बिहार में 63.82%। ये साक्षरता की स्थिति है। जनघनत्व का मतलब, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत की जो जनसंख्या घनत्व है 382 है। सबसे अधिक बिहार में 1106 है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 है। भारत की जो इस समय वर्तमान में 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या है वो 121 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की आबादी 62.37 करोड़ और महिलाओं की जो आबादी है 58.64 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा गोवा है। जीवन प्रत्याशा अर्थात आयु संभाव्यता, जिसको हम औसत आयु कहते हैं, तो भारतवर्ष की जो जीवन प्रत्याशा है या औसत आयु है वो 68.3 वर्ष है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का और द्वितीय स्थान भारत का है। मित्रों, किसी देश का चौमुखी विकास, किसी देश का अच्छे ढंग से तीव्र गति से विकास वहां की सड़कों पर डिपेंड करता है। इसलिए भारत सरकार ने 2001 में तत्कालीन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तैयार की गई, अर्थात 4 महानगरों को 6 लेन की सड़क से जोड़ने की योजना बनाई गई, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर थी। इसका उद्देश्य था कि चारों महानगरों को मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, इन 4 महानगरों को 6 लेन की सड़कों से जोड़ा जाए और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कॉरिडोर गलियारा बनाया गया, जिसको 4 लेन से जोड़ा गया। तो उत्तरी और दक्षिणी, उत्तर में श्रीनगर से और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। इसकी कुल लंबाई 3806 किलोमीटर। पूरब में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर गुजरात तक, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी जो कॉरिडोर है वो 3507 किलोमीटर का 4 लेन का एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे कि हम पूरे भारत को सड़कों के जाल से जोड़ सकें। लंबी सड़कों, चौड़ी सड़कों से हम उसको आवृत कर सकें, उसको हम ये समेकित कर सकें, उसको हम जोड़कर अपने आर्थिक विकास को और तेज कर सकते हो। हमारे जो 4 महानगर हैं उनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नाम से जानते हैं। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, इन चारों महानगरों की जो आबादी है वो 50 लाख से ऊपर है। आइए हम लोग मित्रों देखते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर 1 पर ताजमहल आता है, जो हमारे आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1632 में शाहजहां द्वारा की गई थी। इसके बाद बहुत फेमस हमारे यहाँ का भारत माता मंदिर है, जो सप्त सरोवर आश्रम हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। इसका निर्माण 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। और जो तीसरा हमारा ये धार्मिक स्थल है वो राम जन्मभूमि मंदिर, जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राम जन्मभूमि बाबरी विवाद के नाम से लगभग 500 सालों से ये विवादित परिक्षेत्र था, जिसे 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक निर्णय के अंतर्गत इस विवाद को समाप्त करते हुए मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। और 22 जनवरी 2024 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो ये गौरव का विषय है। हमारे चारों धाम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म के लिए, इसको हम वैष्णव तीर्थ के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। यह भारत के चारों कोनों में स्थित, चारों दिशाओं में स्थित है। बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में स्थित है। पूरब में पुरी
उड़ीसा में स्थित है, दक्षिण में रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिम में द्वारिका गुजरात में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह विष्णु के विभिन्न अवतार हैं। ये भी धर्मशास्त्रों में माना जाता है कि विष्णु भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान मग्न एकांत में वहां पर पूजा पाठ करते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और शयन करने के लिए गुजरात अर्थात द्वारिका में जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में मिनी चार धाम के रूप में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाना जाता है। आइए मित्रों, हम भारतवर्ष के प्रमुख राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय दलों और राज्य स्तरीय दलों, गैर मान्यता प्राप्त दलों के बारे में भी जान लें। हमारे भारतवर्ष में कुल 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल है। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। नंबर 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। नंबर 3 राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत बहुजन समाजवादी पार्टी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका सिंबल है हाथी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अर्थात CPIM, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका जो सिंबल है हंसिया, हथौड़ा और स्टार। और 5वां नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इसका सिंबल किताब है। और नंबर 6 छठवां आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, वो झाड़ू है। इसको मान्यता कौन देता है, पार्टियों के ऊपर नियंत्रण कौन स्थापित करता है, ये सारा काम चुनाव आयोग करता है। हमारे यहाँ कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 54 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और 2597 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। सब पर नियंत्रण चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी तमाम शक्तियों के बारे में विवेचना की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए हम लोग प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके जो वर्तमान में इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम चुनाव आयोग के बारे में भी जान लिए। मित्रों, अब जो हम लोग ये देखते हैं कि भारत में सर्वोच्च या सर्वप्रथम क्या है, उसके भी बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो सबसे बड़ा शहर है वो मुंबई है। सबसे लंबी नदी वो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जिसे 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये 1957 में महानदी पर बनाया गया है अर्थात उड़ीसा में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी K2। और भारत का जो हमारा प्रधान बैंक है अर्थात RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। इसके जो गवर्नर हैं RBI के वो शशिकांत दास जी हैं। इसको ट्रेजरी बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्य काम अर्थव्यवस्था, करेंसी और बैंकों पर निगरानी रखना। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके लिए एक हमको नियोजित प्लान बनाना पड़ता है। तो ये है हमारा जो RBI है, ये सभी बैंकों पर निगरानी करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का काम करता है। मित्रों, अगर हम इतनी सारी भारत के बारे में, भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं और वेद की चर्चा न करें तो मामला सब अधूरा रह जाता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। ये पूरा भारत का जो भारत की जो शिक्षा, संस्कृति, जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर, कहीं न कहीं वो पूरे वेद पर ही निर्भर है। भारत के 2 महाकाव्य, जिसको हम 2 ग्रंथ भी जानते हैं, महाभारत, इसके रचनाकार वेद व्यास जी हैं। रामायण, इसके रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। बाद में इसी के बेस पर रामचरितमानस का निर्माण हुआ, जिस तुलसीदास ने लिखा था।
तो इस प्रकार हम लोग अपने महाकाव्य और वेद को भी पढ़ सकते हैं। एक और स्थापत्य हमारा बचा रह जाता है जिसको हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में स्थित है। इसको हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मेरी के आगमन पर इसका निर्माण किया गया था। और जो दूसरा सबसे महान स्थापत्य है वो इंडिया गेट है। इसकी स्थापना 1931 में नई दिल्ली में की गई थी। इसकी जो ऊंचाई है वो 43 मीटर्स है। और जो ये फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है मित्रों कि ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भारत के शहीद थे उनके स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। इसके जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस थे। इस प्रकार हम भारत के इन स्थापत्य को भी पढ़ सकते हैं। अगर हम चलते चलते एक महाग्रंथ का नाम नहीं लेंगे तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। उस महाग्रंथ का नाम है भगवद गीता, जो पूरे भारतवर्ष के संस्कार, सभ्यता, वसुधैव कुटुंबकम सभी चीजों को वो समेटे हुए है। वही भारत की पहचान भी है। इस प्रकार हमने मित्रों भारत के बारे में समसामयिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार पूछी जाती हैं उनके लिए हमने ये एक कंपैक्ट व्यवस्था, एक सिस्टम से आपके लिए ये तैयार करके दिया है। हम ये आपसे अपेक्षा करते हैं इसको आप अच्छे ढंग से आप अध्ययन करेंगे और हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।